आज में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। देश में मोदी ही मोदी, चारों तरफ मोदी की हवा है, लेकिन मोदी की ये हवा क्या उन्हें 7 RCR तक पहुंचा पाएगी? मोदी का तूफान क्या सारे विरोधियों को उड़ाने चला है? जो मोदी जनता से मांग रहे हैं, क्या जनता इस बार उनकी ये मुराद, ये सपने पूरा करने जा रही है? स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। और मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या तीसरी बार समर्थन देकर या लेकर कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर तीसरा मोर्चा इस बार अपना असली दम दिखाएगा? इसी पर आज होगी चर्चा निष्कर्ष में, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा इंडिया उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभाकर जी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, और प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, डीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन अर्थशास्त्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें हर एक सेगमेंट पे आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि क्या पहले 272 और फिर 300 की बातें, क्या ये रियलिस्टिक है? मोदी का रथ पहुंच कहां रहा है? और दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी का रथ रोकने के लिए कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव प्लान्स क्या हैं। मोदी को रोकने के लिए जो तमाम वैकल्पिक प्लान्स बनाए गए हैं, उनमें कितना दम है? और चौथे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि तीसरे मोर्चे की बात बार बार आती है, लेकिन बार बार उस पर कटाक्ष भी होते हैं कि तीसरा मोर्चा न है न हो सकता है कभी। इसमें क्या कोई दम इस वक्त नजर आता है? सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 जरूरी हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए यूपी और बिहार का अहम रोल है। मोदी को वाराणसी से उतारने का मकसद भी इसी में छिपा हुआ है। एक तो वो सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है, और साथ ही बिहार की 40 सीटों पर भी वो अपना असर छोड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नरेंद्र मोदी की लहर से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी ये लहर कहां कहां चल रही है, और क्या ये लहर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? मोदी ने तो जनता से 300 सीटें मांगी है, लेकिन 272 का आंकड़ा मोदी को उस पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगा जिसका सपना वो सालों से देख रहे हैं। मोदी का हौसला दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। पहले पार्टी मिशन प्लस 272 सीटें जुटाने के लिए हाँफ रही थी, लेकिन अब उम्मीदों की मंजिल 300 तक पहुंच गई है। देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मौत, ये दिल मांगे मौत। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। पूरे देश भर में से 300 कमल वाली सरकार बने, हिमाचल के चारों कमल मिल जाए। मैं दावा करता हूं भाइयों, देश को मजबूत सरकार दूंगा। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी और बिहार से तय होता है। यूपी और बिहार में 120 सीटें हैं। ये दोनों मोदी के रथ को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मोदी खुद वाराणसी से चुनाव मैदान में है, जिसका असर यूपी और पड़ोसी बिहार में देखा जा रहा है। बीजेपी 300 सीट जीतने की बात कर रही है। अगर मोदी के पक्ष में लहर है तो आंकड़ा 300 तक का हो सकता है। चुनावों की शुरुआत में ये बात होती थी कि एनडीए को कुल मिला के इतनी सीटें मिल जाएंगी कि सरकार बना ले। क्या 272 का जादुई आंकड़ा वो छू पाएंगे? और नरेंद्र मोदी तब 272 सीटें मांग रहे थे एनडीए के लिए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लहर चली, और वो लहर मोदी को भी समझ में आ रही है कि एक हवा है, एक लहर है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें तो 300 कमल चाहिए, मतलब बीजेपी को 300 चाहिए, बाकी जो एलाइज आएंगे वो अलग हैं। फैसल, एक बात, जितने एलाइज आएंगे, मतलब अगर 300 कमल आ गए और उसके साथ जितने एक्स्ट्रा हुए, तो कम से कम ये तो इसके पीछे एक धारणा ये भी है कि पार्लियामेंट में जितना ज्यादा नंबर होगा वो एक उनको बेनिफिट तो देगा ही, उसके अलावा एक मैसेज भी जाएगा कि पॉलिटिकली अछूत नहीं है बीजेपी।
बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से बीजेपी चाह रही है, उनका एक एम तो ये है कि 272 या उससे ज्यादा की संख्या खुद अपने बल पे कर लें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बिल्कुल क्लियर है कि अगर उनको मेजॉरिटी आ जाती है, उसके बावजूद वो सारे अलाइज को न सिर्फ अपने साथ रखेंगे बल्कि उनको सरकार में शामिल रखेंगे। और ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि अभी तक एक वोट से सरकार गिर जाती है और इनको कोई पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कोई इनको मदद नहीं करता है, वो अछूत वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर 272 खुद अपने बलबूते पर ले आते हैं तो इन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है या इन लोगों की जो बार्गेन करने की क्षमता वो बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन वही $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या 272 या उससे ऊपर का आंकड़ा पार कर सकते हैं। मुझे ये लगता है, अभी कल परसों में जो मुझे कुछ फीडबैक मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास करके बात करें, कल रात भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आज दिन में ही बात हुई, तो जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए तो उससे मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि काफी अच्छा, जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो ऐसा कर पाए। लेकिन वही शायद अभी बहुत बड़ा लगा हुआ है, वो शायद कितना सही होगा कितना गलत होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी स्थिति उस तरह से जैसा लोग बता रहे हैं कि 50 सीट तकरीबन यूपी में ले आएंगे और 25 सीट वो ले आएंगे बिहार में, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में इनको किसी अलाइज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है इन दो राज्यों पे। इन दो राज्यों पे क्या होगा, अब अभी तक हम लोग ये मान रहे थे, मैं खुद ये मान रहा था देश कि शायद यूपी में 40 से ऊपर का आंकड़ा ना जाए। लेकिन कुछ सर्वे आज आए, कुछ इंटरनल बातें, कुछ और बहुत सारे ग्रुप ऑफ मीडिया ग्रुप के लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों ने ये कहा कि सर इस बार जो चीजें हो रही हैं बहुत अजीब हो रही हैं। जैसे एक उदाहरण में दें कि मुझे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में दलित भी वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो गया है वोट, और वो मायावती को न जाकर मोदी को जा रहा है। यादव वोट के बारे में थोड़ा चेंज आया है, हम मैं बात कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद उसमें यह है कि यादव वोट में भी ये कहा जा रहा है कि वो यादव वोट भी कहीं ना कहीं पोलराइज हुआ है। मेरा अभी भी मानना है, जिस तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं, कि शायद वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ये अंडर करंट है जैसे शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, तब बहुत बड़ा फायदा होगा मोदी को। लेकिन ये मैं विश्वास के साथ ये बात जरा बद्री साहब से पूछें, क्या ऐसा पोलराइजेशन मुमकिन है क्या? नहीं, मैंने बद्री जी से कहा है, लिखा है, ये एक मीडिया मिथ क्रिएट किया जाने लगा वेस्टर्न यूपी के वोटिंग के बाद। कि दलित मायावती से अलग हो रहे हैं। वहां पर कुछ लोकल कारणों से अलीगढ़ में जाटों ने वोट नहीं दिया, कुछ छोटी दलित जातियों ने वोट नहीं दिया था क्योंकि उनकी नाराजगी अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के थी। लेकिन अभी 2 घटनाएं हुई। अच्छा, उसके बाद मायावती ने अपने उस टारगेट ग्रुप को एड्रेस करना शुरू किया, लगातार उनका मीटिंग करना, उनको संबोधित करना, साथ साथ ये कहना कि भाई देखिए, आप दलित हो, आपके दरवाजे तो कोई वोट मांगने जाता नहीं है, आप क्यों उसको वोट देने की बात सोच रहे हो। दूसरा ये हुआ है, ये कहना पड़ा, ये अपने आप में इंडिकेटर नहीं है। एक और बात हुई है, रामदेव के बयान के बाद भी बहुत ड्रेस्टिक चेंज हुआ है दलित मनोवृत्ति में। तो ये एक तो मिथ, मीडिया हमेशा गलत असेस करती है दलित कम्युनिटी को, एक तो मैं आपको बता दूं। और जर्नलिस्ट, क्षमा करिएगा, आप सभी जर्नलिस्ट एक बात कह लें दीजिए, जर्नलिस्ट के ओपिनियन पर कभी भी चुनाव के वोट सीटों का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका हमेशा एक हवा के सबसे बड़े वो कहते हैं ना पैरोकार होते हैं, उसी को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपने जो ये बात कही, तो इसका जो हवा के रुख को भागने का जर्नलिस्ट के पास वो नहीं है अधिकार, वो नहीं समझ, नहीं अधिकार नहीं है, नहीं वो समझ नहीं सकता, उसकी उतनी पैनी नजर नहीं है, वो सोच नहीं है उसका।